एक एक करके हम लोग इन बिंदुओं को सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है भारतीय न्यायपालिका। तो हम लोगों के बिंदु की शुरुआत हो रही है भारतीय न्यायपालिका। भारतीय न्यायपालिका के कुछ तथ्य पर बात होगा, कुछ बिंदु हम लोग इसमें रखेंगे। भारतीय न्यायपालिका की बात करें तो भारतीय शासन प्रणाली का तीसरा स्तंभ जो है न्यायपालिका है। जैसे शासन प्रणाली का पहला स्तंभ विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका है। हम लोग अभी पिछली कक्षाओं में केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में और राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़े। अब इस अध्याय में न्यायपालिका के बारे में। भारत एक संघीय देश है, लेकिन न्यायालय संघीय नहीं है, न्यायालय एकीकृत है। तो यहां से हम लोग बात करेंगे कि भारत की शासन प्रणाली संघीय है। हर एक बिंदु आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की शासन प्रणाली कैसी है? संघीय है। कैसी है? यूनियन है, संघीय है, परंतु न्यायपालिका एकीकृत है। एकीकृत है, एकीकृत, इंटीग्रेटेड। एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड है। तो यहां आप पहली बात जान लें कि भारत की शासन व्यवस्था संघीय है, लेकिन न्यायपालिका इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। इसका तात्पर्य क्या है कि पूरे देश के लिए, अर्थात यही बात को नोट कर लें, अर्थात पूरे देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यायपालिका एकीकृत है, इसका क्या मतलब? तो न्यायपालिका एकीकृत है, इसका मतलब यह है कि भारत में कई स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, एक ही सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश के लिए है। केंद्र और राज्यों के लिए अलग से अलग अलग पृथक पृथक सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। एकीकृत न्यायपालिका का यह मतलब है। भारतीय न्यायपालिका का जो संगठन है वो शंकु की आकृति का है। भारतीय न्यायपालिका का संगठन कैसा है? शंकु की आकृति का है। तो हम लोग इसको बनाएंगे भी और नोट करेंगे कि भारतीय न्यायपालिका का संगठन कैसा है? का संगठन शंकु की आकृति का है। शंकु, कोन, शंकु की आकृति, शंकु की आकृति का है। मतलब अगर शंकु बनाएंगे तो शंकु की आकृति का है, जिसमें शिखर पर उच्चतम न्यायालय है।
जिसमें शिखर पर उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, तो भारतीय न्यायपालिका का संगठन शंकु के जैसा है और शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है। उसके नीचे उच्च न्यायालय हैं, उसके नीचे जिला न्यायालय हैं, सत्र न्यायालय हैं और अन्य अधीनस्थ न्यायालय उसके नीचे। तो सभी को हम लोग एक क्रम देंगे और उस क्रम में देखेंगे कि किस प्रकार ये हैं। आइए अगले पृष्ठ पर हम लोग इसको देखते हैं कि भारतीय न्यायपालिका की जो संगठन है वो कैसा है, शंकु का है। भारतीय न्यायपालिका का संगठन शंकु जैसा है, कोन है, जिसमें सर्वोच्च स्थान पर क्या है, सर्वोच्च स्थान पर है सर्वोच्च न्यायालय भारत में। यानी यहां क्या है, यहां है सर्वोच्च न्यायालय। ये कितना है, भारत में एक ही है। दूसरे नंबर पर है उच्च न्यायालय। दूसरे नंबर पर क्या है, उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय लगभग हर एक राज्य में है। उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। कितने हैं, 25। तो 25 उच्च न्यायालय हैं। तीसरे नंबर पर है जिला और सत्र न्यायालय। तीसरे नंबर पर क्या है, जिला और सत्र न्यायालय। तो तीसरा नंबर लीजिए और इसमें करिए जिला एवं सत्र न्यायालय। और ये बहुत हैं, ढेर सारे हैं हर जिले में। तो जिला सत्र हर जिले में एक, ये जिला और सत्र न्यायालय कितना होगा, हर जिले में एक जिला न्यायालय है। तो हर जिले में एक जिला न्यायालय है। इसके बाद मुंसिफ न्यायालय है। इसके बाद क्या है, मुंसिफ न्यायालय। मुंसिफ न्यायालय। और ये जिले में अनेक है। जिले में कई मुंसिफ न्यायालय हो सकते हैं। और सबसे नीचे न्याय पंचायत, यानी गांव में एक न्याय पंचायत। गांव में एक, ये व्यवस्था है। इनको आप अधीनस्थ न्यायालय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। इधर जो है ये क्या है, उच्चतर न्यायपालिका। उच्चतर न्यायपालिका कह सकते हैं, उच्चतर न्यायपालिका। और इधर अधीनस्थ न्यायालय या निम्नतर न्यायपालिका। तो भारतीय न्यायपालिका, भारत में एकीकृत न्यायपालिका, इसको क्या कहेंगे, भारत की एकीकृत न्यायपालिका। भारत की एकीकृत न्यायपालिका है। तो इस प्रकार आप देखेंगे
कि भारत की जो न्यायपालिका की बात करेंगे तो ये इस प्रकार है, ये बीच में एक लाइन जो है बना लें ऐसे। तो क्लियर हुआ कि भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, तो शंकु की तरह। कैसी है? शंकु की तरह। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, जो भारत में इसकी कितनी संख्या है, एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। उसके नीचे उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। उसके नीचे चलेंगे तो जिला और सत्र न्यायालय हैं, जो हर जिले में एक जिला और सत्र न्यायालय होता है। उसके नीचे चलेंगे तो मुंसिफ का न्यायालय है, और जिले में ये कई हैं, अनेक हैं। और उसके नीचे चलेंगे तो न्याय पंचायत है, न्याय पंचायत गांव में एक है। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है आपकी भारतीय न्यायपालिका की ये व्यवस्था है, जिसे एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के रूप में जानते हैं। अब और कुछ तथ्य हम लोग नोट करेंगे भारतीय न्यायपालिका के बारे में। जैसे जिला न्यायालय जो है, जिला न्यायालय का प्रधान जो होता है वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है। जिला न्यायालय का प्रधान, चलिए, जिला न्यायालय का प्रधान कौन होता है भाई? तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है। तो आपने जिले के न्यायिक प्रधान की बात देखी। अब यहां पर दो शब्द ऐसा है, एक तो जिला न्यायाधीश और दूसरा सत्र न्यायाधीश। इसको क्लियर करना कि जिला न्यायालय क्या है, सत्र न्यायालय क्या है। तो ध्यान रहे कि जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय एक ही न्यायालय है। एक ही न्यायालय को जिला एवं सत्र न्यायालय कहते हैं। बस इसके अंतर ये होता है कि जब न्यायाधीश आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है, आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगा न्यायाधीश, तो वो सत्र न्यायाधीश कहलाता है, सेशन कोर्ट, सेशन जज कहलाता है। और जब वो सिविल मामले की सुनवाई करता है तो जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है। तो इस बिंदु को नोट कर लें ताकि ये भ्रम आगे न रह जाए। जब जिला न्यायाधीश, जब जिला न्यायाधीश सिविल मामलों की सुनवाई करता है, कौन से मामलों की? सिविल मामलों, सिविल मामलों की सुनवाई करता है, तब क्या होता है? सिविल मामलों की सुनवाई करता है तो जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश यानी इसको डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है, कहलाता है। आपने देखा। और जब जिला न्यायाधीश, जब जिला न्यायाधीश जब जिला न्यायाधीश आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है, आपराधिक मामलों, आपराधिक मामलों मतलब
क्रिमिनल मैटर्स, आपराधिक मामलों यानी क्रिमिनल मैटर्स की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश यानी सेशन जज तो उसे सेशन जज कहा जाता है। तो इस तरह से जिला न्यायालय जो है, जिला एवं सत्र न्यायालय के बारे में आपको स्थिति स्पष्ट की गई कि जिला और सत्र न्यायालय एक ही न्यायालय है। जब जिला न्यायाधीश सिविल मामले की सुनवाई करेगा तो उसे जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। और जब वही न्यायाधीश जब आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगा, क्रिमिनल मैटर्स की सुनवाई करेगा, तो उसे सेशन जज यानी सत्र न्यायाधीश कहते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जिले की जो न्यायिक व्यवस्था है वो इस रूप में देखने को मिलेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है, पहला राज्य है, एकमात्र नहीं, उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने पंचायत राज अधिनियम 1947 के तहत न्याय पंचायतों का गठन किया था, उत्तर प्रदेश। तो हम लोग इस बात को नोट करेंगे कि उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है, उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने क्या किया था, न्याय पंचायत, जिसने पंचायत राज अधिनियम 1947 के तहत जिसने पंचायत राज अधिनियम 1947 के तहत न्याय पंचायत का गठन किया था। तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जहां पर न्याय पंचायत का गठन पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत किया गया। तो न्यायपालिका के बारे में कुछ तथ्यों को हमने समेकित किया था। अब हम लोग बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय न्यायपालिका के शिखर पर जो है उसकी बात करेंगे। तो भारतीय न्यायपालिका का जो शिखर है सर्वोच्च न्यायालय, उसकी बात करते हैं। अगले पृष्ठ पर चलते हैं और बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो संविधान के भाग 5 में और भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है। अनुच्छेद 124 से लेकर 147। तो यहां अनुच्छेद 124 से लेकर 147 की बात करनी है। तो संविधान में जो व्यवस्था है वहां से शुरू करते हैं।
संविधान में भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 के अनुच्छेद 100 अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो पहली बात आपने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक। भाग 4 अध्याय 4 संविधान का भाग 5, इसके अंतर्गत ये व्यवस्था है। अब हम लोग बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय का गठन की बात करना है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन, ये हेडिंग होगा आपका, सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय कैसे कंस्टिट्यूट हो रही है, कैसे सर्वोच्च न्यायालय का गठन हो रहा है, तो अनुच्छेद 124(1) के अंतर्गत, अनुच्छेद 124(1) के अंतर्गत मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था मूल संविधान में। तो अनुच्छेद 124(1) के अंतर्गत यहां से बात करेंगे। अनुच्छेद 124(1) के अनुसार कितने न्यायाधीश के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश मूल संविधान में। सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक और शब्द यहां पर जोड़ लिया जाए, एक और शब्द यहां मेंशन कर लिया जाए, तब बात पूरी होगी। सर्वोच्च न्यायालय के लिए मूल संविधान में, मान ली संशोधन के उपरांत नहीं, मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश, यानी कुल 8 का प्रावधान था। तो क्या देखा गया, सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन हो रहा है, तो अनुच्छेद 124(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के लिए मूल संविधान की बात करें हम लोग, मूल संविधान की, कोई संशोधन नहीं, मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, यानी कुल मिलाजुला के 8 न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया, 8 न्यायाधीशों। तो संविधान की शुरुआत में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 7+1। कितनी थी? 7+1।
यानी 8। आप जब भी लिखें कैसे लिखें? 7 + 1 = 8। सीधे सीधे 8 नहीं कहेंगे। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर के मूल संविधान में 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था थी। इसके पश्चात संविधान में संशोधन हुए, कई अमेंडमेंट आए और इस तरह से हम अंतिम बात करेंगे संविधान संशोधन अधिनियम 2019 का, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित अधिनियम 2019, जिसमें वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी है? 33 + 1 टोटल 34। 33 + 1 3 3 + 1 = 34। 34 न्यायाधीशों की व्यवस्था है। तो बात करें उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या, इसको ब्रैकेट में कर लें। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 2019 के अनुसार वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 33 + 1 = 34 है। अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश व 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो यह व्यवस्था वर्तमान की व्यवस्था है। हम लोगों ने पूरी बात करते हुए मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या 8, 7 + 8, 7 + 1, और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 + 1 34, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो इस प्रकार न्यायाधीशों की संख्या 34 हुई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को, यहां एक और बात, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को एवं उद्घाटन, सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस दिन हुआ? तो उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को हुआ था। तो ये चीजें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में हम लोगों ने जानी। इसके पश्चात हम लोग बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, ये बिंदु होगा, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान।
सर्वोच्च न्यायालय का स्थान तो दिल्ली में है, एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, उसके स्थान को लेकर के तो कोई डाउट है नहीं। सही, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय देश में कहीं भी किसी भी स्थान पर सुनवाई कर सकता है, और ऐसा अब तक सर्वोच्च न्यायालय 2 बार कर चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय एक बार हैदराबाद में और एक बार श्रीनगर में सुनवाई कर चुकी। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के स्थान पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। हम लोग जो बात लिखेंगे वो ये कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, परंतु इसमें यही है कि वह अन्य किसी भी स्थान पर सुनवाई कर सकता है, परंतु वह अन्य किसी भी स्थान पर सुनवाई कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। तो आपने जाना कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थान क्यों नोट किया गया, कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी स्थान पर सुनवाई कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसे स्थान सुनवाई के लिए नियत कर सकता है, अनुच्छेद 130। चलिए इसको भी बात को नोट करते हैं। अनुच्छेद 130 के अंतर्गत, अनुच्छेद 130 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से, न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसा स्थान नियत कर सकता है, नियत कर सकता है। तो आपने देखा कि अनुच्छेद 130 में व्यवस्था है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वह राष्ट्रपति का अनुमोदन लेकर के कोई भी स्थान नियत कर सकते हैं, कोई भी स्थान तय कर सकते हैं। अभी तक हैदराबाद और श्रीनगर में सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक हैदराबाद एवं श्रीनगर में सर्वोच्च न्यायालय की ऐसी बैठकें हो चुकी हैं, ऐसी बैठकें हो चुकी हैं नहीं बल्कि हुई हैं, बस केवल इतना ही लिखें, हुई हैं। तो बात हुई सर्वोच्च न्यायालय के स्थान को लेकर के कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थान क्या है। तो आपने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय
दिल्ली में स्थित होते हुए भी देश के किसी भी स्थान पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से मुख्य न्यायाधीश चाहे तो देश के किसी भी स्थान पर सुनवाई कर सकता है, और ऐसा हो भी चुका है। हैदराबाद और श्रीनगर ऐसे दो जगहों पर सुनवाई की जा चुकी है। अब बात करना है हमें न्यायाधीशों की योग्यता की, जो अनुच्छेद 124(3) में निर्धारित किया गया है। तो न्यायाधीशों की योग्यताएं, अगला बिंदु होगा न्यायाधीशों की योग्यताएं। न्यायाधीशों की योग्यताएं, ये आपका हेडिंग है। अनुच्छेद 124(3) की बात करें तो अनुच्छेद 124(3) के अंतर्गत न्यायाधीशों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होना आवश्यक है। तो पहला बिंदु होगा अनुच्छेद 124(3) के अनुसार न्यायाधीशों की योग्यता निम्नलिखित है। निम्नलिखित है क्या है? पहला, वह भारत का नागरिक हो। पहला, वह भारत का नागरिक हो तथा दूसरा, पहला तो भारत का नागरिक हो, दूसरा वह एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। वह एक या अधिक उच्च न्यायालयों में वह एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक, कम से कम 5 वर्ष तक क्या रह चुका हो? 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। एक बात, अथवा न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, अथवा वह एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, एडवोकेट के रूप में कार्य कर चुका हो। तो वह एक या अधिक उच्च न्यायालय में, तीसरा, वह एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक, कम से कम 10 वर्ष तक में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, अधिवक्ता के रूप में या अधिवक्ता रह चुका हो, अधिवक्ता रह चुका हो, अथवा एक और योग्यता उसकी क्या है कि राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेत्ता, अथवा राष्ट्रपति की राय में
राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेत्ता हो, यानी कानून का जानकार हो। यह है न्यायाधीशों की योग्यताएं अनुच्छेद 124(3) के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 124(3) के अंतर्गत आपने देखा कि न्यायाधीशों की जो योग्यता है वो क्या योग्यता है? भारत का नागरिक हो, एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में एडवोकेट के रूप में कार्य कर चुका हो, या फिर राष्ट्रपति की राय में, यानी राष्ट्रपति को यह समाधान हो कि वह एक अच्छा विधिवेत्ता है, तो इस अवस्था में इन दशाओं के बाद उसको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो हम लोगों ने कुछ बिंदु देखे, आइए इन बिंदुओं को दोबारा से देखकर आज की कक्षा को समाप्त करें। हम लोगों ने बात शुरू की थी भारतीय न्यायपालिका पर चर्चा करने के लिए, भारतीय न्यायपालिका से संबंधित कुछ तथ्यों पर बात करने के लिए, फिर सर्वोच्च न्यायालय की बात होनी थी, सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात होनी थी, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान और न्यायाधीशों की योग्यताओं पर इस कक्षा में बात होनी। सर्वोच्च न्यायालय की बात शुरू करते हुए हम लोग सबसे पहले तथ्य की बात करेंगे, और शुरुआत में ही होते कि भारत की शासन प्रणाली संघीय है, लेकिन न्यायपालिका जो है वो एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है, मतलब कि पूरे देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय। भारत की न्यायपालिका एकीकृत है, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि पूरे देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था नहीं। इसके बाद भारतीय न्यायपालिका के संगठन की बात करें हम लोग, तो संगठन शंकु की आकृति का है। कैसा है? शंकु की आकृति का है, जिसके शिखर पर उच्चतम न्यायालय स्थित है। शंकु की आकृति का है और शिखर पर उच्चतम न्यायालय स्थित है। आप इस आकृति को देखें, भारत की एकीकृत न्यायपालिका, जिसमें आप देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय शिखर पर है, उसके बाद उच्च न्यायालय हैं जो 25 की संख्या में हैं, उसके बाद जिला न्यायालय हैं जो हर एक जिले में एक जिला न्यायालय है, उसके बाद मुंसिफ का न्यायालय है जो जिले में कई की संख्या है, और न्याय पंचायत है जो ग्रामीण स्तर पर, गांव स्तर पर। इस तरह से भारत में 2 प्रकार की न्यायपालिका, इधर उच्चतर न्यायपालिका और इधर अधीनस्थ न्यायपालिका या निम्नतर न्यायपालिका की बात की जा रही है। तो भारतीय न्यायपालिका का जो संगठन है वो शंकु की आकृति का है, और इसमें अन्य जो तथ्य हैं, जिला न्यायालय की बात करें तो जिला न्यायालय का जो प्रधान होता है वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहलाता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इसे भी समझें कि कब जिला न्यायाधीश कहलाता है, जब वह सिविल मामलों की सुनवाई करता है तो जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है। जब जिला और सत्र न्यायालय में सिविल मामलों की सुनवाई होती है तो उस वक्त जो जज होगा वो जिला जज कहलाएगा, और जब आपराधिक मामलों की सुनवाई होगी, क्रिमिनल मामले की सुनवाई होगी, क्रिमिनल मैटर की सुनवाई होगी, तब उस जज को सत्र न्यायाधीश यानी सेशन जज के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रहे कि जिला और सत्र न्यायालय अलग अलग न्यायालय नहीं है, एक ही न्यायालय है, और एक ही न्यायालय में सुनवाई अलग समय पर होगी तो उसे अलग नाम दिया जाएगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के बारे में जानना है कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य ऐसा राज्य है जहां पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत न्याय पंचायत का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश ऐसा प्रथम राज्य जहां पर पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत
न्याय पंचायत का गठन किया गया। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय पर। सर्वोच्च न्यायालय जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 5 में चला। भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात करें तो अनुच्छेद 124(1) अनुच्छेद 124(1) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के लिए मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान, तो मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश यानी कुल 8, 7 + 1 8 न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था। 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी मूल संविधान में। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था मूल संविधान में की गई थी। बाद में कई बार न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई और अंतिम वृद्धि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 2019 की बात कीजिए तो इस अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 33 + 1 34 है, अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ये थोड़ा सा न्यायाधीश में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसे सुधार लिया जाए। न्यायाधीश न्यायाधीश हैं। तो इस प्रकार 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश आज की डेट में वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 + 1 अर्थात 34 है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था और उसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ये हुआ सर्वोच्च न्यायालय का गठन। गठन के बाद सर्वोच्च न्यायालय का स्थान पर बात करेंगे हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान तो वैसे दिल्ली में है, लेकिन अन्य किसी भी स्थान पर सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। अनुच्छेद 130 की बात करें तो अनुच्छेद 130 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसा कोई स्थान नियत कर सकता है, कोई भी स्थान नियत कर सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई यहां होगी। जहां नियत कर देगा वही होगी। और ऐसा 2 बार हो चुका है, एक बार हैदराबाद में और श्रीनगर में। 2 शहरों में सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें अब तक हो चुकी। तो आप इस अनुच्छेद 130 को ध्यान में रखेंगे कि अनुच्छेद 130 के अंतर्गत ये व्यवस्था संविधान के अंदर मौजूद है। इसके बाद हमें न्यायाधीशों की योग्यताओं पर बात करनी है। न्यायाधीशों की योग्यता अनुच्छेद 124(3) में न्यायाधीशों की योग्यताओं की चर्चा की है। न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या हैं? पहला योग्यता कि भारत का नागरिक हो। क्या है? पहली योग्यता वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। क्या कर चुका हो? कम से कम 5 वर्ष तक किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या फिर एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, वकील रह चुका हो, वकालत कर चुका हो, या राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेत्ता यानी राष्ट्रपति को यह समाधान हो कि वह एक पारंगत विधि विशेषज्ञ है, कानून का ज्ञाता है, तब राष्ट्रपति उसे
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में शेष बातें अगली कक्षा में हम लोग करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।